Hello students, Rahul Jalan this side and welcome to my new video. Today in this video lecture we have to study about what? We have to study about coordination isomerism and coordination position isomerism. What is the basic difference in between the two kind of isomerism? इसको जानने के पहले हम लोग जानते हैं कि ये आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो बच्चों आइसोमेरिज्म की शुरुआत हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर रखी है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समहाउ रिलेटेड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमेरिज्म से, लेकिन बहुत सारा अंतर भी देखने को मिलता है। सबसे पहले आइसोमेरिज्म का बेसिक डेफिनेशन होता क्या है कि दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन वो सब एक दूसरे से अलग हो किन्हीं भी वजहों से, तो उन सारे कंपाउंड को हम लोग क्या नाम दे देंगे? एक दूसरे का आइसोमर। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? आइसोमेरिज्म। और वो जो अलग अलग वजह होता था ना, जिस वजह से दो या दो से अधिक कंपाउंड एक दूसरे से डिफर करता था, उस आधार पर हम लोग आइसोमेरिज्म को कई तरह से बांटते हैं, जो कि यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। और इन चीजों के बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख रखा है और उस पिछले लेक्चर का लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सही है ना बच्चों? तो यहां देखो कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। कहां पर? तो दो तरह का होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में। और वो दो तरह का क्या क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा अगर आप लोग देखो तो वो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोगों को पढ़ना है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। और यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं। कहां पर? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के केस में। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पर अगर हम तुम लोगों को बोलें कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर में। दूसरा लिंकेज आइसोमेरिज्म भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना? आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को किन दो चीजों के बारे में पढ़ना है? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग फटाफट आ जाते हैं कहां पर? तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की तरफ। ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो इस चीज को हम लोग 2 मिनट के बाद समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किस तरह के कंपाउंड में, किस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस तरह का आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। यहां पर हमने लिख रखा है दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन कंपाउंड हैविंग डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब उस तरह के कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसमें दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या हुआ कि सामान्य तौर पर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? एक होता है कैटायन और उसके साथ में क्या होता है? एनायन। यदि कैटायन और एनायन दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स हो, तो उसे ही हम लोग क्या, उस तरह के कंपाउंड में हम लोगों को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। यानी कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेयर बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्सेस, जहां पर कैटायन एनायन दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स हो, सिर्फ उस जगह पर हम लोगों को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है ना बच्चों? तो हम लोग शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहां कहां देखने को मिलेगा। तो जैसे कि ये कंपाउंड है, ध्यान से देखो, ये है CONH3 होल 6 और CrCN होल 6। अगर तुम लोग गौर करो तो ये कंपाउंड में दोनों का दोनों, ये वाला हिस्सा जो है ये है कैटायन और ये वाला हिस्सा जो है ये है एनायन। ये एक ही कंपाउंड है, ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो कंपाउंड को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है। ये एक ही कंपाउंड है और इस कंपाउंड में ये कैटायन एनायन दोनों का दोनों क्या चीज है बच्चों? दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स है। और जब ये आयनाइज होता है ना, तो ये CONH3 होल 6 3+ और CrCN होल 6 3- जैसा आयन या जो भी आयन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर नजर भी आ रहा है। ऐसा और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप लोग देखो ये है प्लैटिनम। ठीक है? प्लैटिनम H2O होल 4। ठीक है? और यहां पर हमने लिख रखा है Cr या Fe लिखते हैं FeCN होल 6। ठीक है ना? तो यहां पर भी तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला जो है ये कैटायन है और ये वाला जो है एनायन। कैसे कैटायन एनायन है तो लेक्चर में आगे हम लोग देखते चले जाएंगे इन चीजों को। और यहां पर देखो जब ये आयनाइज होगा तो बनाएगा PtH2O होल 4 4+ और FeCN
होल 6 4 माइनस, सही है ना। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम लिख रहे हैं FeN होल 3 और साथ में यहां पर लिख रहे हैं COCN होल 6, ठीक है। तो ये जब आयनाइज होगा तो क्या बनेगा, यहाँ En के जगह हम लोग NO2 थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए लिख लेते हैं, CN भी लिख सकते थे, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहां पर जब ये आयनाइज होगा बच्चों तो क्या देगा, FeN होल 3 3 प्लस और CONO2 होल 6 3 माइनस। तो तुम लोग क्या गौर करें यहाँ पर कि इस वाले कंपाउंड में ये वाला हिस्सा जो है ये कैटायन है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ये वाला हिस्सा जो है ये एनायन है यानी कि निगेटिवली चार्ज। और ये बात समझना, ये दो कंपाउंड नहीं है, ये पूरा एक ही कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है। यानी कि उस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसमें डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यानी कि दोनों का दोनों कैटायन और एनायन दोनों का दोनों जो है वो कॉम्प्लेक्स के रूप में रहेगा। तो वहां पर हम लोगों को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है वो तो हमने चर्चा भी नहीं करी, हम लोगों ने अभी सिर्फ इतना बात जाना कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहां देखने को मिलेगा। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उस तरह के कंपाउंड में देखने को मिलेगा जहां दोनों का दोनों यानी कि कैटायन एनायन दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है वो होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की हम लोग बात करें तो such type of isomerism that is arise due to interchange of ligand in between the two coordination sphere is called coordination isomerism। जो दो coordination sphere था ना, उस दोनों coordination sphere में अलग अलग ligand है, तो उस ligand के इंटरचेंज के वजह से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होगा उसे ही हम लोग क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है। Here the isomers differ as a result of different group being coordinated about the particular coordination center। इसको इस सेकंड वाला लाइन क्या है उसको हम लोग समझते हैं, एग्जांपल से बेहतर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं तीन एग्जांपल को लेकर काम करें। ये तीन एग्जांपल जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देगा, कैसे कैसे देगा तो उन्हीं चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वाला एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहला वाला एग्जांपल अगर याद हो आप लोगों को तो CONH3 होल 6 और साथ में CN होल 6। बस प्रैक्टिस के लिए इसका नाम भी हम लोग यहां पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का, और बाद में हम लोग किसका नाम लिखते हैं बच्चों, एनायन का। ये तो आप लोगों को पता है, तो उसके नियम है यही ना नोमेनक्लेचर का, पहले कैटायन का नाम और उसके बाद एनायन का नाम। तो कैटायन का नाम बच्चों जब हम लोग लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्साएमाइन कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकालोगे ना तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा, और फिर होगा हेक्सा साइनोक्रोमेट, ठीक है ना। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इसका भी क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा। तो बस इसका नाम ये है, नाम हम लोग हटा दे रहे हैं क्योंकि नाम से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या चीज लिख रहे हैं बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लेते हैं पहला कंपाउंड है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा कंपाउंड लिखते हैं। तो दूसरा कंपाउंड हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं कि लिगेंड जो है दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहां गौर करो, अब हम लोग लिख रहे हैं CrNH3 होल 6 और दूसरा COCN होल 6। क्या समझ में आया, क्या अंतर है इन दोनों कंपाउंड में, इस वाले में और इस वाले में। जो पहला कंपाउंड आप लोगों को नजर आ रहा है उसमें कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, और दूसरे वाले में कोबाल्ट के साथ साइनाइड हो गया। पहला वाला जो है क्रोमियम के साथ साइनाइड है, दूसरे वाले में क्रोमियम के साथ अमोनिया है। तो अंतर क्या है कि वैसा कंपाउंड, वैसा दो आइसोमर जिसमें डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, और उस डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच लिगेंड का जो अदला बदली हो, अमोनिया और साइनाइड को देखो इंटरचेंज कर दिया ना, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म जो क्रिएट होगा, इस तरह से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होगा उसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे क्या, 1 and 2 are what, कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। इसको और भी अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोग चार्ज वार्ज को अच्छे से नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम कर क्या रहे हैं, एक क्वेश्चन के रूप में समझा रहे हैं। यहां क्वेश्चन में लिखा है राइट ऑल पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर of this particular compound CONH3 whole 6 CONH3 whole 6 CR
CN6। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो कोबाल्ट है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा, निकाल के भी तुम देख सकते हो, और क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा। कैसे निकालते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर निकाल के दिखा रहे हैं। कोबाल्ट का हम लोग X मान लिया ऑक्सीडेशन नंबर, NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है तो 6 × 0 हो गया है ना, और प्लस क्रोमियम का भी हम लोग X मान लेंगे, और साइनाइड का क्या हो जाएगा -1 × 6, और इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है 0। तो बताओ तो 2x इज इक्वल टू 6 आया, तो x इज इक्वल टू +3 आया ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर दोनों मेटल का कितना हो गया, दोनों मेटल का हो गया +3। और ये चीज भी याद रखना कि दोनों जगह कोबाल्ट और क्रोमियम का हमने x पुट इसलिए करा था क्योंकि जब कभी भी किसी कंपाउंड में दो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को निकालना हो और दोनों का दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अननोन हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उस परिस्थिति में हम लोग दोनों का सेम अननोन वैल्यू यूज करेंगे, यानी कि दोनों का x या दोनों का y हम लोग यूज करके ही बना सकते हैं। अलग अलग अगर आप लोग रखोगे तो आप लोग निकाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। और ऐसा होता भी नहीं है। एक कंपाउंड है आयरन वाला, तो वो आप लोगों को वीडियो लेक्चर में मिला था, जब ऑक्सीडेशन नंबर वाला लिंक आप लोगों को मिला होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो सबसे पहला आइसोमर तो ये खुद है, तो उसको लिख देते हैं CONH3 6, ठीक है, और साथ में CrCN6। यहां पर साथ ही साथ हम लोग चार्ज भी लिख रहे हैं। देखो तो कोबाल्ट का चार्ज जो है वो कितना है, +3 है ना, और NH3 पर कितना चार्ज है बच्चों, 0। तो कुल मिलाकर इस कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज हो जाएगा, +3। इस चीज को समझना। यहाँ क्रोमियम पर कितना चार्ज है, +3, और साइनाइड पर कितना चार्ज है, एक साइनाइड पर -1, तो 6 साइनाइड पर -6, तो कुल मिलाकर चार्ज जो है इस पर कितना हो जाएगा, -3। तो इस वाले हिस्से पर टोटल चार्ज है +3, इस वाले हिस्से पर टोटल चार्ज है -3, यानी कि ये वाला हिस्सा जो हो गया कैटायन हो गया, और ये वाला हिस्सा एनायन हो गया। और सामान्य तौर पर कैटायन को हम लोग पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। ऊपर जो हमने एग्जांपल लिखा था, इस वाले एग्जांपल में हमने क्या करा था कि टोटल NH3 को यहाँ ले आए, और यानी कि कोबाल्ट को NH3 के साथ था, तो अब क्रोमियम को NH3 के साथ ले आए, और क्रोमियम के साथ साइनाइड था, तो यहाँ सेकंड वाले में क्रोमियम के साथ अमोनिया हम लोग ले आए, यानी कि पूरा 6 का 6 लिगेंड हम लोगों ने इंटरचेंज कर रखा था। लेकिन अब जो हम लोग सीख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ लिखा है राइट ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है ना। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर एक एक लिगेंड को इंटरचेंज करते हैं। ये आप लोगों को सीखना जरूरी है कि देखो यहाँ पर ये जो दूसरा आइसोमर होगा वो क्या होगा, CONH3 लिखते हैं, मतलब एक साइनाइड को यहां लाएं तो एक अमोनिया को उस साइड ले जाना होगा, क्योंकि नियम क्या है, जब कभी भी हम लोग किसी भी तरह का आइसोमर लिखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन मस्ट बी सेम। कि हम लोग किसी भी तरह का आइसोमर लिखेंगे ना, उस दौरान कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए। पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है दोनों सेंट्रल मेटल आयन का, तो अभी भी 5 + 1 6 है, अभी भी 5 + 1 6 है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलना चाहिए। अब हम लोग चार्ज देखते हैं। यहां पर कोबाल्ट का चार्ज कितना था, +3, और अमोनिया का चार्ज कितना था, 0, और साइनाइड का चार्ज -1। यहां पर बताओ तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +3 और 0 और -1 मिलाकर टोटल चार्ज हो गया +2, यानी कि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है कैटायन है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स पर देखो तो इसका चार्ज है +3, इसका -5 और इसका 0, +3 -5 और 0 कितना हो गया, ये हो गया -2। तो एक पर +2 है, एक पर -2, तो दोनों स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा ना, +2 और -2 एक दूसरे को जोड़ कर रखा है, तो ये हो गया बच्चों कैटायन, और ये हो गया एनायन। सीखना है जरूरी। अब तीसरा हम लोग लिखते हैं, तीसरा कॉम्प्लेक्स जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखो। ये थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है उसमें क्या है, थर्ड में है CO। अब 2 अमोनिया को उधर कर दिए, तो बताओ तो यहाँ 4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, साइनाइड होल 2, और साथ में इधर क्या होगा, CrCN4, और यहाँ पर NH3 सही है ना। तो तुम बता दो यहाँ पर कि कोबाल्ट पर कितना चार्ज हो गया, ये कोबाल्ट पर चार्ज हो गया +3, अमोनिया पर 0 और साइनाइड पर -2, यहाँ पर +3 साइनाइड पर -4 और यहाँ पर 0। तो तुम बता दो ये +3 0 और -2 मिलाकर कितना हो गया, +1 चार्ज हो गया ना, और यहाँ पर +3 -4 और 0 मिलाकर कितना चार्ज हो गया, -1। तो कुल मिलाकर तुम बात करो तो पहला वाला हिस्सा जो है वो हो गया कैटायन, और दूसरा वाला हिस्सा जो हो गया वो क्या हो गया बच्चों, एनायन। तो ये भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल, और ये सब का सब एक दूसरे का
कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन आइसोमर किसको बोलते हैं? वो सारा आइसोमर एक दूसरे का जिसमें कि डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो और उस डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड का इंटरचेंज हो, और लिगेंड के इंटरचेंज के बाद ये जो सेकंड वाला लाइन मैंने यहां पर नहीं बोला था, हियर द आइसोमर्स डिफर एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स being coordinated about a particular coordination center। जैसे ये कोऑर्डिनेशन सेंटर है, यहाँ कोबाल्ट, यहाँ क्रोमियम, इस कोबाल्ट में पहले वाले में 6 NH3 से कोऑर्डिनेटेड है, तो दूसरे वाले में कोबाल्ट 5 NH3 और 1 साइनाइड से कोऑर्डिनेटेड है, तो अंतर आया ना। तीसरे वाले में कोबाल्ट 4 NH3 और 2 साइनाइड से कोऑर्डिनेटेड है, तो अंतर आया ना। तो ये अंतर होना चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है अलग अलग ग्रुप से कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। क्लियर है? तो अब हम लोग चौथा आइसोमर लिखते हैं। चौथा आइसोमर को ध्यान से देखो, यहाँ पर चौथा में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि यहाँ पर CONH3 होल 3 CN होल 3, नहीं कि 3 अमोनिया को उस साइड कर दिए और 3 साइनाइड को इधर कर देंगे, CR CN होल 3, तो NH3 भी होल 3 होगा। थोड़ा पेशेंस के साथ देखना, और ये अगर सीख लोगे तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे इजिली आप लोग बना पाओगे, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। इसलिए समय देकर यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ कोबाल्ट पर बताओ तो कितना चार्ज हो जाएगा बच्चों? +3 हो जाएगा। अमोनिया पर कितना चार्ज हो जाएगा? ये 0। यहाँ साइनाइड पर कितना चार्ज हो जाएगा? -3। तो बताओ तो टोटल चार्ज जो है यहाँ पर कितना हो गया? 0। ध्यान से देखना। और यहाँ पर क्रोमियम पर कितना चार्ज है? +3 -3 और अमोनिया पर 0, तो टोटल चार्ज जो हो गया यहाँ पर कितना हो गया? 0। तो यानी कि ये वाला भी न्यूट्रल हो गया और ये वाला भी न्यूट्रल हो गया। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि जब भी दो एटम, जैसे आयनिक कंपाउंड NaCl है, तो एक पर Na+ और दूसरे पर Cl- रहेगा, तभी तो ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, आपस में एक दूसरे से जुड़कर स्टेबल चीज रहेगा। मान लो एक जगह सोडियम रहता है और एक जगह पोटेशियम, दोनों न्यूट्रल है, तो दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा क्या? एक जगह सोडियम है, एक जगह फ्लोरीन है, दोनों न्यूट्रल है, तो आपस में बॉन्ड बनाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड वही बनता है जहां कैटायन रहे और एनायन रहे। पहले वाले को गौर से देखो, इसको अगर आयनाइज करोगे तो ये क्या बनेगा? CONH3 होल 6 3+ और साथ में CrCN होल 6 3-। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को आयनिक बॉन्ड बना के जोड़ के रखा होगा ना, आयनिक बॉन्ड की वजह से दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखा होगा, है कि नहीं? इसी तरह से अगर दूसरे में देखो तो यहाँ CONH3 होल 5 CN और साथ में CrCN होल 5 NH3, ऐसा है ना। तो ये भी यहाँ पर क्या है? प्लस बीच में लगा देते हैं, और यहाँ पर है 2+ और दूसरे पर क्या है? 2-। तो ये एक पर 2+ और 2- जो है, ये भी एक दूसरे को पकड़ के रखेगा कि नहीं रखेगा? तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर CONH3 होल 4 CN होल 2, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन ध्यान से देखना और समझना, ये सब प्लस चार्ज होगा, और यहाँ पर CrNH3 होल 4 NH3 होल 2 CN होल 4, है ना। तो इस पर जो चार्ज होगा बच्चों, वो कितना चार्ज होगा? वो माइनस चार्ज होगा, है ना। तो तुम बताओ कि ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, यानी कि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा ना। लेकिन इस वाले कॉम्प्लेक्स को अगर देखोगे तो इस कॉम्प्लेक्स में तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो बताओ तो ये आयनाइज होगा? बिल्कुल आयनाइज नहीं होगा। ऐसा कंपाउंड होता ही नहीं है। ऐसा कंपाउंड होता है कि नहीं होता है? ऐसा कंपाउंड होता ही नहीं है। तो यही यहाँ पर जब हम लोग लिखें राइट ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो आप लोगों को यही ध्यान में दे रखना था कि एक एक करके लिगेंड अगर आप लोग हटाते भी जाते हो तो एक एक करके लिगेंड हटाने के बाद कौन सा आइसोमर नहीं होगा, कौन सा आइसोमर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है? तो ये वाला आइसोमर जो नीचे लिखे हैं, ये वाला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो इस वजह से इसको भी हम लोग यहां पर से हटा दे रहे हैं। तो चौथा वाला आइसोमर होगा क्या? अब सोच कर देखो कि चौथा वाला आइसोमर होगा क्या। यहां पर अब कुछ जैसे चौथा वाला आइसोमर, तीसरे के बाद हम चौथा यहां पर लिखते हैं रफ में, ठीक है ना। तो यहां लिख रहे हैं CONH3 से एक अमोनिया हटाएं तो काम नहीं चला, जिसको कि अभी जस्ट मिटाए हैं, तो 2 और अमोनिया हटाते हैं, तो NH3 होल 2 CN होल 4 हो जाएगा, और CR के बाद CN होल 4 सॉरी CN होल 2 NH3 होल 4 हो जाएगा। ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा ना, लेकिन इस वाले कॉम्प्लेक्स में इस पर जो है
निगेटिव चार्ज आएगा -1 और इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लिख कर दिखा रहे हैं कि ऐसे इसलिए नहीं लिखते हैं कि सामान्य तौर पर कैटायन को पहले लिखा जाता है, एनायन को बाद में लिखा जाता है, इसीलिए क्रोमियम वाले को ना पहले लिख रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रोमियम वाले को पहले लिखें और 2 साइनाइड को उस साइड कर दिए, ठीक है ना। तो क्या बच गया, साइनाइड 2 ही बचा और साथ में NH3 होल 4 बचा, और यहां पर क्या बचा, कोबाल्ट है और साथ में NH3 होल 2 और साथ में CN होल 4 बचा, ठीक है ना। चार्ज वार्ज हम लोग देख लेते हैं। क्रोमियम पर +3 है, साइनाइड पर -2 है, इस पर 0 है, यहाँ पर +3 है, ये 0 है और यहाँ -4 है। तो देखो तो इस पर चार्ज कितना बचा, +3 और -2 मतलब -1, और इस पर कितना चार्ज बचा, सॉरी +3 और -2 +1, और इस पर कितना चार्ज बचा, +3 और -4 -1। तो तुम लोग देख रहे हो कैटायन को पहले लिखे हैं कि एनायन को, इसीलिए क्रोमियम वाले को पहले लिख देते हैं और एनायन वाले को बाद में लिखते हैं। ये लिखने का एक तरीका है बस, और इससे कुछ लेना देना है नहीं। इसी तरह पांचवा लिखते हैं, अभी और भी हो सकता है। तो पांचवा में क्या होगा, आप क्रोमियम को इधर ही रहने देते हैं, साइनाइड एक उस साइड कर दिए तो साइनाइड और NH3 होल 5 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, CO NH3 एक बचा, और इधर क्या हो जाएगा, साइनाइड होल 5। ध्यान से देखना, यहाँ पर बोर होने की जरूरत नहीं है। इस चीज को अगर आप लोग पार कर लिए, इस दिमाग यहाँ पर देकर बर्दाश्त कर लिए, तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो तुम लोग देखो हर एक जगह चार्ज मैंने लिख रखा, तो +3 और -1 टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +2 कैटायन बना ना, और यहाँ पर +3 और -5 कितना चार्ज आएगा, -2 मतलब एनायन बना। इसी तरह से एक और बनेगा यहाँ पर, पहले यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया कैटायन और ये हो गया एनायन। इसका एक और तरह का आइसोमर हो सकता है, और वो आइसोमर क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस साइनाइड को भी उस साइड हम लोग कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, CrNH3 होल 6 और COCN होल 6, सही है ना। तो यहाँ पर तुम लोग देखो, ये +3 चार्ज है, ये 0 है, यहाँ +3 है और -6 है। तो जल्दी से बताओ, तो +3 और 0 कितना हुआ, +3 हुआ, और +3 और -6 कितना हुआ, -3 ही हुआ। तो बताओ तो पहला वाला क्या हो गया, तो पहला वाला हो गया बच्चों कैटायन, और दूसरा वाला जो हो गया वो क्या हो गया, एनायन। तो तुम लोग गौर करो, ये वाला जो एग्जाम्पल यहाँ है ना, ये वाला CrNH3 होल 6 COCN होल 6, और ये वाला एग्जाम्पल CONH3 होल 6। देखो अभी कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, और यहाँ पर कोबाल्ट के साथ क्या हो गया, साइनाइड। यहाँ क्रोमियम के साथ अमोनिया है, यहाँ क्रोमियम के साथ साइनाइड है। यही दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख रखा था, दिख रहा है, यही दो एग्जाम्पल, ये पहला और दूसरा जो है ना, यही दो एग्जाम्पल लिखे थे। लेकिन यहाँ पर हमने राइट ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड को लिख रखा है, जो कि 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में नीचे जो है ये 6 के रूप में तुम लोगों को नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हेयर 1 2 3 4 5 एंड 6 आर व्हाट, आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझा होगा। थोड़ा सा समय और लेते हैं, और ये जो हमने यहाँ पर एग्जांपल और भी दिखाया था ना, कि कौन ये इस वाले जो स्क्रीनशॉट में तुमको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि कौन कौन सा कंपाउंड दे सकता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, जिसमें कि डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो। जैसे कि ये इस वाले का तो हम लोग देखा, इस वाले को भी हम लोगों ने देखा ना। अब इस वाले को हम लोग करके देखते हैं, प्लैटिनम H2O होल 4 और FeCN होल 6। ध्यान से देखना, भूलना मत, प्लैटिनम H2O होल 4 और Fe और साथ में क्या था, FeCN होल 6। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहां पर जो दो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। ये प्लैटिनम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है ना। तो तुम लोग जल्दी से बता दो, तो इस प्लैटिनम पर टोटल चार्ज कितना होगा, प्लैटिनम पर +4 और वाटर पर 0, तो कितना हुआ, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर +4 चार्ज है। और यहाँ आयरन पर +2 और साइनाइड पर कितना होता है, -6, तो +2 और -6 कितना हो गया, -4। बताओ तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल स्टेबल होगा, क्योंकि ये आयनाइज भी होता अगर, तो प्लैटिनम H2O होल 4 पर पावर 4 प्लस और FeCN
होल 6 पर पावर 4 माइनस, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग यहाँ पर इसी का दूसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमर लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग राइटिंग कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ एनी कंपाउंड या एनी काइंड ऑफ आइसोमर ऑफ एनी कंपाउंड द कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी सेम। अभी देखो तो यहाँ प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो बाकी सब में प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 है, तो बाकी सब में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। और कैटायन को पहले लिखते हैं और एनायन को बाद में लिखते हैं। यही 2-4 सावधानी जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब उन्हीं सावधानियों को बरतते हुए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले एक H2O को रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग बताओ कि प्लैटिनम है, H2O होल 3 हो जाएगा, और एक साइनाइड को इधर लेना जरूरी होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाए रखना है, ठीक है। और इधर जो है Fe हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, Cn होल 5 और साथ में H2O। ध्यान में आ रहा है? तो तुम जल्दी से बता दो यहाँ पर चार्ज वार्ज कितना हुआ। तो यहाँ चार्ज हुआ प्लैटिनम का +4 0 -1, तो टोटल चार्ज जो हो गया बच्चों वो कितना हो गया, वो हो गया +3, ठीक है। और यहाँ +2 -5 0, तो बताओ तो टोटल चार्ज जो हो गया वो कितना हो गया, -3। तो दोनों स्टेबल होगा, कोई तकलीफ नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। तीसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा प्लैटिनम, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 H2O को उधर रिप्लेस करते हैं, तो H2O होल 2 हो जाएगा और साइनाइड भी होल 2 हो गया। और इधर क्या बच जाएगा बच्चों, Fe और साथ में Cn होल 4 और H2O होल 2, ठीक है ना। तो ये भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। क्यों? और चार्ज को हम लोग देखना, चार्ज इसलिए देखना होता है कहीं न्यूट्रल ना हो जाए, न्यूट्रल ना हो जाए, इस वजह से चार्ज देखना जरूरी होता है। और ये इसलिए चार्ज देखना जरूरी होता है कि कैटायन पहले है या एनायन पहले बाद में है, ये होना जरूरी है। तो प्लैटिनम जो है यहाँ पर +4 है, वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, साइनाइड का -4 है और वाटर का क्या है, 0। तो जल्दी से देखो तो यहाँ पर 4 और -2 कितना हो गया, -2, और यहाँ 2 और -4 ये कितना हो गया, -2। तो यहाँ +2 था और यहाँ -2, तो एक कैटायन पहले है एनायन बाद में, और दोनों का चार्ज बराबर है, इसलिए ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। एक और आइसोमर लिखते हैं, ठीक है, चौथा। इसमें क्या करेंगे, 3 वाटर को उधर हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर 1 वाटर प्लैटिनम के साथ बच जाएगा और 3 साइनाइड भी उधर से इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जल्दी से देखो, यहाँ साइनाइड होल 3 हो जाएगा और इधर में H2O होल 3। अब चार्ज वार्ज लिख देते हैं। प्लैटिनम पर चार्ज है कितना, +4 0 -3, यहाँ क्या है +2 -3 और 0। बताओ तो जल्दी से कितना चार्ज हो गया इस वाले कॉम्प्लेक्स पर, 4 और -3, तो कितना हो गया, -1, सॉरी +1। और इस वाले पर +2 और -3, ये कितना हुआ, -1। कैटायन पहले एनायन बाद में, और एक कैटायन एक एनायन है, तो ये स्टेबल है। पांचवा हम लोग देखते हैं। पांचवा ध्यान से देखना, पांचवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो कैसे, देखो, अब सारा का सारा वाटर को उधर हम लोग कर दे रहे हैं, तो प्लैटिनम में सारा का सारा वाटर उधर कर देंगे, तो प्लैटिनम Cn होल 4 हो जाएगा। प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हर जगह मेंटेन रखना है, और यहाँ आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है, इसलिए यहाँ पर 2 साइनाइड था और 4 वाटर उधर से आ गया, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो गया। चार्ज वार्ज देख लेते हैं। यहाँ +4 है, -4 है, यहाँ +2 है, -2 और 0 है, तो जल्दी से बताओ तो इस कॉम्प्लेक्स पर 0 चार्ज हो जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स पर भी 0 चार्ज हो जाएगा। इसलिए ऐसा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं हो सकता है ये वाला कॉम्प्लेक्स, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स को हटा देना ही उचित है, यानी कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस वाले कंपाउंड का, ये वाला जो कंपाउंड आप लोगों को नजर आ रहा है, इस कंपाउंड का कितना कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो सकता है, तो 1 2 3 एंड 4, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 आर व्हाट, ये चारों का चारों आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ ईच अदर, सही है ना। तो इसको याद रखना। एक और एग्जांपल कर रहे हैं, समय का कोई लोचा नहीं है, जरूरी है कि आप लोग अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर मैनर में सीख रहे हो कि नहीं, और हर एक एग्जांपल में कुछ नया चीज देखने को मिलता है। इन दोनों को तो हमने देख रखा, इसको और इसको। ये लास्ट वाला हम लोग करते हैं। इसमें क्या है, Fe इथिलीन डायमाइन 3 गो है और कोबाल्ट है NO2 होल 6, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं इसको। यहाँ पर पहला वाला क्या था, Fe और En होल 3, इथिलीन डायमंड बाय डाइटेंट लिगेंड है, इस बात को याद रखना। और कोबाल्ट जो है NO2 होल 6, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप लोग कि सबसे पहले चार्ज वार्ज दिखाना जरूरी होता है, इसलिए दिखा रहे हैं। आयरन पर चार्ज है कितना, +2,
सॉरी यहाँ पर आयरन पर चार्ज आएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर, और इथिलीन डायमंड न्यूट्रल लिगेंड है तो 0। कोबाल्ट पर +3 आएगा और NO2 -1 होता है नाइट्रेट आयन, तो यहाँ पर 6 है तो -6 हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ तो इस पर चार्ज कितना होगा, इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज +3 और इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना होगा -3। और इसको तुम आयनाइज करके भी देख सकते हो, इसको आयनाइज करते पानी में तो ये कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, FeEn3 और यहाँ CONO2, अरे वही लिख दिया, यहाँ पर चार्ज तो दिखाया नहीं, En3 पर पावर 3+ और साथ में CONO2 6 पर पावर 3-, ठीक है ना। तो ये आयन ये प्रोड्यूस करता अगर इसको आयनाइज करते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो है एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो ये दोनों एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ मेटल और लिगेंड के बीच कैसा बॉन्ड रहता है, तो मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड मौजूद रहता है। तब इसको हटा लेते हैं हम लोग, सही है ना। अब इसका दूसरा आइसोमर लिखते हैं, तो दूसरे आइसोमर को अगर तुम लोग देखो तो क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर में बदलाव देखने को ना मिले। यहाँ पर जो आयरन है, ठीक है ना, ये आयरन है और साथ में इथिलीन डायमाइन है, तो यहाँ पर एक इथिलीन डायमाइन को उस साइड रिप्लेस करते हैं तो En2 हो जाएगा यहाँ आयरन पर। लेकिन एक इथिलीन डायमाइन जो है बाइडेंटेड लिगेंड है, तो वो दरअसल 2 कोऑर्डिनेशन नंबर फुलफिल करता है। तो एक इथिलीन डायमाइन दूसरी जगह जाएगा ना, तो उधर से 2 मोनोडेंटेड लिगेंड यानी कि 2 NO2 को लाना होगा, तब जाके कोऑर्डिनेशन नंबर मैच रहेगा। क्लियर हुआ। तो वाजिब है इस साइड क्या हो जाएगा, CONO2 और साथ में क्या हो जाएगा En, एक इथिलीन डायमाइन उधर से आया ना। यही इंपॉर्टेंट बात इस वाले एग्जांपल में था, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड या ट्राइडेंटेड लिगेंड को 2 कॉम्प्लेक्स के बीच अगर आप लोग इंटरचेंज करोगे तो मोनोडेंटेड लिगेंड उतना ही लेके आना होगा। जैसे कि एक इथिलीन डायमाइन मैंने इधर से उधर करा तो उधर से 2 NO2 को इधर लाया मैंने, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर को मैच करना है। अभी आप लोग देखो यहाँ आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 3 दूनी 6, और यहाँ कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6। यहाँ पर अभी भी देखो आयरन का 2 दूनी 4 और 2 कितना हुआ 6, और कोबाल्ट का भी देखो 4 और एक इथिलीन डायमाइन 2 कोऑर्डिनेशन नंबर देता है तो 6 होता है। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर मैच कराते हैं। अब चार्ज भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आयरन पर चार्ज कितना था, +3, इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल है, NO2 पर -1 2 -2। तो जल्दी से देखो तो कितना चार्ज हो गया, यहाँ पर चार्ज हो गया +1, और यहाँ पर देखो तो +3 है, ये -4 है, 0 है, तो टोटल कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना हुआ, -1। तो एक कैटायन है दूसरा एनायन है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स हो सकता है और ये स्टेबल है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, तीसरा। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 इथिलीन डायमाइन को इस साइड से उस साइड करते हैं। तो 2 इथिलीन डायमाइन को इस साइड से उस साइड करोगे तो ये आयरन यहाँ पर इस साइड लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं दिख जाएगा 2 मिनट में। तो आयरन इस साइड लिख रहे हैं, आयरन है अपनी जगह पर, और इधर से एक इथिलीन डायमाइन गायब हुआ, तो यहाँ पर एक ही इथिलीन डायमाइन बचा, और उधर एक इथिलीन डायमाइन डालेंगे तो उससे 2 NO2 लाना है, तो 2 NO2 पहले से था और 2 NO2 और लाए, तो क्या हो गया, 4 NO2 हो गया। और इस साइड लिखते हैं इस कोबाल्ट वाले को, तो कोबाल्ट है और 2 NO2 उधर दे चुके हैं हम लोग, तो यहाँ NO2 बचा और एक इथिलीन डायमाइन और आया, तो यहाँ इथिलीन डायमाइन 2 हो गया, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लेना भैया, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का क्या है, 2, और यहाँ 2 दूनी 4 कितना हुआ 6, और यहाँ आयरन का देखोगे इथिलीन डायमाइन 1, एक इथिलीन डायमाइन 2 कोऑर्डिनेशन नंबर फुलफिल करता है, NO2 4, तो 2 और 4 कितना हो गया 6। इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना, इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब चार्ज देखो, यहाँ कोबाल्ट पर चार्ज है कितना, +3, NO2 पर चार्ज -2 और इथिलीन डायमाइन पर 0, और यहाँ आयरन पर +3, इथिलीन डायमाइन पर 0 और NO2 पर -4। तो जल्दी से यहाँ चार्ज देखो तो +3 और -2 कितना हुआ, +1, और यहाँ +3 और -4 कितना हुआ, -1। देखो इसीलिए चूंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स अभी कैटायन बन गया ना, इसीलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखें, कैटायन को पहले लिखते हैं, और ये वाला कॉम्प्लेक्स चूंकि एनायन बन गया नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो एनायन को हम लोग बाद में लिखते हैं, मतलब राइट हैंड साइड लिखते हैं। क्यों लेफ्ट हैंड साइड लिखें कोबाल्ट को और राइट हैंड साइड लिखें आयरन को, अब समझ में आ रहा होगा, है ना। एक और इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो सकता है, उसको भी लिख ही लेते हैं। ये चौथा जो हम लोग लिख रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, कोबाल्ट है, सारा NO2 साइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इथिलीन डायमाइन 3, और साथ में यहाँ आयरन में सारा का सारा NO2 हो जाएगा, NO2 6। चार्ज को देख लेते हैं, कोबाल्ट पर +3 था, इथिलीन डायमाइन पर 0, आयरन पर +3 था, NO2 पर कितना था, -6, है ना। तो बताओ तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जल्दी से देखो तो टोटल चार्ज इसमें हो जाएगा +3, और इसमें टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -3। तो कैटायन पहले एनायन बाद में, और चार्ज भी मैनेज हो गया, एक कैटायन है एक एनायन है। तो इस तरह से यहाँ पर तुम लोग ध्यान से अगर देखो तो 1 2
2, 3 एंड 4 एक दूसरे का कैसा आइसोमर हुआ, आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे होगे तो वीडियो को रिपीट करो, और नहीं समझे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो क्या नहीं समझ में आया, तो उसको हम दोबारा बताएंगे, ठीक है ना। और आप लोग लाइक करने भूल जाओ तो प्लीज अभी के अभी लाइक कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब करे। और 2 4 5 को बोले थे ना, आशीर्वाद मिलेगा बच्चा, इसमें क्या शर्म है। सर को थोड़ा सा प्रमोशन दे देने पर कोई शर्म आता है क्या? किसी बच्चे को आ रहा है तो थोड़ा दयनीय स्थिति है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा करना क्या है कि प्रमोट करना है, कम से कम अपने दोस्तों को बोलो ना भाई कि भाई सब्सक्राइब कर दो। कोई नुकसानदेह थोड़े, उन लोगों का भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद 9th का भी वीडियो डाल रहे हैं, 10th का भी वीडियो डाल रहे हैं, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल फील्ड का भी कुछ वीडियो हम डालेंगे ही। तो धीरे धीरे समय के साथ कुछ ना कुछ नया चीज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और फिजिक्स का भी डालेंगे, मैथ्स का भी डालेंगे, ये भी आप लोग गौर करें, डेमो दे चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन बुरा भी लगे तो भी लाइक कर देना, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये तो और आसान है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कहां पर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला आइसोमेरिज्म सिर्फ वहां पर देखने को मिलेगा जहां पर ब्रीजिंग लिगेंड वाला कंपाउंड है। तो ध्यान से देखो, इस तरह का कॉम्प्लेक्स जैसे कि CO है ना, NH3 होल 4, और ब्रीजिंग लिगेंड यहाँ OH है, NH है, ठीक है। और ये है इधर CO EN होल 2 और साथ में Cl3। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स तुम लोगों को नजर आ रहा है, इस कॉम्प्लेक्स में देखो तो दो दो मेटल आयन है कि नहीं, और ये ब्रीजिंग लिगेंड, ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे ही तो ब्रीजिंग लिगेंड बोलते हैं, है ना। तो ये ब्रीजिंग लिगेंड जहां पर मौजूद रहे वहीं पर इस तरह का आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। वही चीज मैंने यहाँ लिख रखा है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग ब्रीजिंग लिगेंड इन इट। यानी कि उस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसमें ब्रीजिंग लिगेंड रहेगा, वहीं इस तरह का आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। अब समझते हैं कि ये होता क्या, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, की कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो उसका जवाब यहाँ लिख रखा है, सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is arise due to interchange of ligand between the two central metal ion which are attached with bridging ligand। ये जो दो सेंट्रल मेटल आयन है ना, जो कि ब्रिजिंग लिगेंड से अटैच है, तो इन दोनों सेंट्रल मेटल आयन के बीच देखो तो लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है, इथिलीन डायमाइन और NH3। तो इन दोनों के इंटरचेंज के वजह से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है उसे ही हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर उसी एग्जांपल को दोबारा लिख रहे हैं। ये पहला देखो, यहाँ ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर लिख रहे हैं NH3 को पहले लिख देते हैं, NH3 होल 4 CO, ठीक है। और साथ में ये ब्रिजिंग लिगेंड हम लोग लिख दिए OH NH, याद होगा ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है, CO EN होल 2 और फिर Cl3। सबसे पहले तुम लोग बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कोबाल्ट का और यहाँ कोबाल्ट का क्या है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी सेम ड्यूरिंग राइटिंग एनी टाइप ऑफ आइसोमर ऑफ एनी कंपाउंड। इस बात को याद रखना, क्योंकि आइसोमर जब हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए। तो तुम लोग गौर करोगे कि यहाँ पर अमोनिया का 4 अमोनिया से ये कोबाल्ट घिरा हुआ है और 2 OH से घिरा हुआ है, OH और NH से, ठीक है ना। तो जल्दी से बता दो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, ठीक है। यहाँ कोबाल्ट का देखोगे तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इस वाले कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, तो उसको ध्यान से देखो। ये इथिलीन डायमाइन 2 से घिरा हुआ है, एक इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और 2 OH और NH से भी तो घिरा हुआ है, तो 4 इधर से हुआ और 2 यहां से हुआ, 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बच्चों वो कितने के बराबर हो गया, 6। यानी कि इस वाले कोबाल्ट का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इस वाले कोबाल्ट का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसको याद रखना, हम हटा दे रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों बताया मैंने, ये कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने इसलिए बताया आप लोगों को, क्योंकि जब आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान में रखोगे तभी तो किसी भी तरह का आइसोमर लिख पाओगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए। अब होता क्या है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दरअसल होता है कि वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें कि दोनों सेंट्रल मेटल आयन के बीच जो ये लिगेंड तुमको नजर आ रहा है,
इस लिगेंड को इंटरचेंज करके जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है, उसी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? उसी को हम लोग नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि इस वाले लिगेंड और इस वाले लिगेंड को दोनों सेंट्रल मेटल आयन के बीच इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये भी याद रखो, यहाँ इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक इथिलीन डायमाइन को जैसे अमोनिया से इंटरचेंज करोगे तो दो अमोनिया से एक इथिलीन डायमाइन इंटरचेंज होगा। क्यों? क्योंकि इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेट है, अमोनिया मोनोडेंटेट है, तो एक इथिलीन डायमाइन इधर से उधर जाएगा तो उधर से दो अमोनिया इस साइड आना पड़ेगा, सही है ना। तो देखो वही चीज यहाँ पर लिख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, दो अमोनिया को उस साइड हम लोग अगर कर दें तो यहाँ NH3 बचेगा ना, और एक इथिलीन डायमाइन उधर से इस साइड हम लोग ले आए, तो बताओ, तो कोबाल्ट बचा, OH बचा, NH बचा, और इस कोबाल्ट पर अब क्या हो जाएगा, इथिलीन डायमाइन एक रह जाएगा, और उधर से दो अमोनिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उधर से दो अमोनिया भी आ गया, और बाकी यहाँ Cl3 तो है ही। तो तुम गौर करो कि ये पहला वाला और ये दूसरा वाला दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अंतर क्या है दोनों में? तो दोनों में अंतर ये है कि दोनों में सेंट्रल मेटल आयन के बीच लिगेंड का इंटरचेंज हुआ, और इस वजह से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है उसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब इसका नाम लिख, काम खत्म हो गया। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं कि 1 and 2 आर हेयर, 1 and 2 आर व्हाट? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। सीख भी गए होंगे, बस प्रैक्टिस के लिए हम लोग इन दोनों का नाम भी अभी के अभी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताओ, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? इस वाले कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा टेट्राएमाइन, है ना। उसके बाद कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कोबाल्ट का तो वो आएगा 3, और दो जो ब्रीजिंग लिगेंड है उसका नाम क्या से लिखते हैं? म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है। उसके बाद म्यू इमिडो, ये IMIDO है, याद रखना। NH2 माइनस को हम लोग बोलते हैं एमिडो, और NH पर पावर 2 माइनस को हम लोग बोलते हैं इमिडो, याद रहेगा ना। NH2 पर पावर माइनस तो एमिडो AMIDO, और NH पर पावर 2 माइनस तो IMIDO, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ हो गया म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमिडो। उसके बाद दूसरा तो क्या हो जाएगा, दो इथिलीन डायमाइन है तो डाई लिखेंगे कि बिस ETHYLENE, बिस इथिलीन डायमाइन, है ना, बेस इथिलीन डायमाइन। और उसके बाद फिर से कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 3, और क्लोराइड है तो ट्राइक्लोराइड लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये आयनाइजेशन आइसोमर में डाई ट्राई यूज नहीं करते हैं, सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? क्लोराइड। इस वाले का सेकंड वाले का नाम लिखते हैं, सेकंड वाले का नाम क्या हो जाएगा? डायमाइन, अल्फाबेटिकली एमाइन पहले आएगा, डायमाइन, इथिलीन डायमाइन, ETHYLENE, इथिलीन डायमाइन। फिर से कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 3, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमिडो, म्यू क्यों लगाते हैं? ब्रीजिंग लिगेंड के नाम में म्यू लगाते हैं। फिर से डायमाइन, है ना, डायमाइन। उसके बाद इथिलीन डायमाइन, THYLENE, इथिलीन डायमाइन। फिर से कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और फिर यहाँ पर लास्ट में क्लोराइड। ट्राइक्लोराइड लिखेंगे कि सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे? सिर्फ क्लोराइड। तो ये जो बच्चों हम लोगों ने सीखा आज क्या, कि ये पहला और ये दूसरा जो है एक दूसरे का कैसा आइसोमर है? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। और यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म हम लोगों को पढ़ना था उसमें हम लोगों ने कंप्लीट करा। आयनाइजेशन तो पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा था, लिंकेज भी पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करा। और अगले लेक्चर में जो छोटा सा लेक्चर होगा उसमें हम लोग हाइड्रेट सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और साथ में पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। आज के लेक्चर में इतना ही, बाय बाय।